Good morning, all of you. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आज का जो लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन टू कन्वेंशनल पेस्टिसाइड्स फॉर प्लांट डिसीज मैनेजमेंट। जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज अपन कैसे करेंगे प्लांट डिसीज मैनेजमेंट में, उसके बारे में है। तो ये पेस्टिसाइड्स का जो चैप्टर है ये काफ़ी बड़ा है, तो इसको हम दो तीन पार्ट में करेंगे कि पेस्टिसाइड्स के जो अलग अलग ग्रुप होते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन कौन सी फंजीसाइड्स आती हैं, कौन कौन सी डिसीज़ कंट्रोल होती हैं और पर्टिकुलर किस डिसीज के लिए कौन सा फंजीसाइड कारगर होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जनरली ये टर्म्स हैं ग्रुप ऑफ जो फंजीसाइड्स हैं, फंजीसाइड के जो ग्रुप हैं जनरली ये तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले फंजीसाइड्स क्या है उसको समझ लेते हैं। फंजीसाइड्स क्या होता है? फंजीसाइड इज एनी एजेंसी और केमिकल विच हैज़ द एबिलिटी टू किल द फंगस। ठीक है, कोई भी ऐसा केमिकल है या कोई भी ऐसी चीज है जो फंगस को किल करे वो फंजीसाइड कहलाती है। सीधी सी बात है, फंगस को खत्म करने वाला कोई भी एजेंट है उसको फंजीसाइड कहेंगे। फिर दूसरा जो है फंजिस्टेट। फंजिस्टेट किसको कहेंगे? सम केमिकल डू नॉट किल द फंगस पैथोजन बट दे सिंपली अर्ज द ग्रोथ ऑफ द फंगस टेम्परेरी। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड फंजिस्टेट। ठीक है, कुछ फंजीसाइड क्या होते हैं कि फंगस को किल नहीं करते हैं लेकिन केवल उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं। फंगस की ग्रोथ नहीं होने देंगे, ग्रोथ को रोक देंगे। तो ऐसे जो केमिकल्स हैं उनको क्या कहेंगे? फंजिस्टेट। अगला जो है एंटी स्पोरुलेंट। सम अदर केमिकल में इनहिबिट द स्पोर प्रोडक्शन विदाउट अफेक्टिंग द ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव हाइफी एंड आर कॉल्ड एज एंटी स्पोरेंट। अब जो एंटी स्पोरुलेंट है क्या करेंगे? फंगस का जो स्पोर्स बनता है, स्पोर को बनने से रोकेंगे। फंगस की ग्रोथ तो होगी, उसकी माइसीलियम बनती रहेगी, लेकिन जो उसमें जो स्पोर प्रोडक्शन है, स्पोर प्रोडक्शन को रोक देगा। अगर स्पोर प्रोडक्शन रोक देगा तो जो फंगस का जो फर्दर स्प्रेड है या सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो चेक हो जाएगा, रुक जाएगा। तो ये तीन ग्रुप हैं, फंजीसाइड्स, फंजीस्टेट और एंटी स्पोरुलेंट। अब जो फंजीसाइड्स हैं उनको ब्रॉडली ये तीन ग्रुप में डिवाइड किया गया है। उनके जो बेस्ड है मोड ऑफ एक्शन, जनरली यूज्ड और केमिकल कंपोजिशन, ये तीन बेस पे फंजीसाइड को क्लासिफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मोड ऑफ एक्शन की। मोड ऑफ एक्शन के बेस पे आप देखिए सबसे पहले आता है प्रोटेक्टेंट। प्रोटेक्टेंट क्या क्या होता है? फंजीसाइड विच इज इफेक्टिव ओनली इफ अप्लाइड प्रायर टू फंगस इन्फेक्शन इज कॉल्ड एज प्रोटेक्टेंट। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि फंगस के इन्फेक्शन के पहले ही हम केमिकल का यूज कर रहे हैं। जैसे सीड ट्रीटमेंट है, सीड है, सीड में हम पहले से ही उसकी सीड ट्रीटमेंट कर दे रहे हैं ताकि उसमें सॉइल से कोई फंगस का इन्फेक्शन ना हो। तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटेक्टेंट है। प्रोटेक्टेंट मतलब सीड को हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं किससे? फंगस से। और फंगस भी कौन? जो सॉइल से आ रही है सीड में, तो ये कहलाएगा प्रोटेक्टेंट। एग्जाम्पल इसके हैं जैसे जेनेव हो गया, ठीक है, सल्फर हो गया, सल्फर फंजीसाइड। ये सब क्या प्रोटेक्टेंट के एग्जाम्पल है। सीधी सी बात है, अगर हम सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वो प्रोटेक्टेंट कहलाएगा। सीड ट्रीटमेंट भी किसके अगेंस्ट में? सॉइल बॉर्न पैथोजन के। फिर है थेरापिटेंट। थेरापिटेंट क्या कहलाते हैं? फंजीसाइड विच इज कैपेबल ऑफ इरेडिकेशन ऑफ फंगस आफ्टर इट हैज कॉज्ड इन्फेक्शन। अब अगर सीड में पहले से ही इन्फेक्शन हो गया है, पहले से ही वो इन्फेक्टेड है, इंटरनली सीड बोर्न है या एक्सटर्नली सीड बोर्न है, तो उस फंगस को ख़त्म करने के लिए, उस फंगस को इरेडिकेट करने के लिए हम जो फंजीसाइड यूज़ करेंगे उसको बोलेंगे थेरापिटेंट। जनरली ये जो फंजीसाइड्स होते हैं सिस्टमिक नेचर के होते हैं। ये सीड के अंदर तक जाते हैं और सीड के अंदर जो भी डिसीज़ है, फंगस का जो इन्फेक्शन है, उसको ख़त्म करते हैं। ये एक्सटर्नली और इंटरनली सीड बोर्न दोनों के लिए अप्लाई होते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे कार्बोक्सिन है। फिर देखिए कुछ जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज़ भी करते हैं। फिर उसके बाद अगला जो आता है इरेडिकेंट।
Eradicant are those which remove pathogenic fungi from an infectious coat. ठीक है, इन्फेक्शियस कोट मतलब कि ऐसा एक पूरा का पूरा एरिया है जिससे अपन फंगस को इरेडिकेट कर रहे हैं। इरेडिकेट मतलब फंगस को वहां से पूरी तरह हटा रहे हैं। फील्ड है, फील्ड में अगर अपने को मालूम है कि इसमें इन्फेक्शन है, सॉइल बोर्न पैथोजन है, फ्यूजेरियम हो गया, फाइटोपथेरा हो गया, अगर ये है तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए अपन जो फंजीसाइड यूज़ करते हैं उसको इरेडिकेंट बोलते हैं। कुछ एग्जांपल है जैसे ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल्स फंजीसाइड्स होते हैं, लाइम सल्फर हो गया, ये सब इसके एग्जांपल हैं। अगला जो है बेस्ड ऑन जर्नल यूज, जो जर्नल यूज में फंजीसाइड्स जो यूज होते हैं उनके बेस पे ये क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले है सीड प्रोटेक्टेंट। सीड प्रोटेक्टेंट वही है कि सीड को हम किसी फंगस से प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो उसको सीड प्रोटेक्टेंट कह लेंगे। एग्जांपल है कैप्टान है, थायराम है, ऑर्गेनिक मर्क्यूरियल फंजीसाइड्स है, कार्बेंडाजिम है, कार्बोक्सिन है। उसके बाद जो है सॉइल फंजीसाइड्स हैं। सॉइल फंजीसाइड्स में प्री प्लांट मतलब प्लांट के जर्मिनेशन के पहले जो फंजीसाइड यूज कर रहे हैं सॉइल में, ऐसे फंजीसाइड्स जैसे एग्जांपल है बोर्डो मिक्सचर हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, वापाम हो गया। तो ये सब क्या है, सॉइल फंजीसाइड्स हैं और प्लांट के सोइंग के पहले या उसके जर्मिनेशन के पहले जो यूज करते हैं ये वो फंजीसाइड है। फिर सॉइल फंजीसाइड्स हैं ऐसे सॉइल फंजाई जो प्लांट की ग्रोथ के बाद यूज करते हैं। प्लांट एक बार जर्मिनेट हो गया, प्लांट की ग्रोथ चालू हो गई और उसमें किसी प्रकार का इन्फेक्शन दिखाई दे रहा है तो ये फंजीसाइड है, इनका यूज हम कर सकते हैं। बोर्डो मिक्सचर हो गया, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हो गया, कैप्टान हो गया, पीसीएनबी हो गया, थायराम हो गया। फिर है फॉलियज एंड ब्लॉज। अगर मतलब कोई क्रॉप है, प्लांट है, अगर वो फूलने की अवस्था में आ गया है तो उस स्थिति में अगर कोई डिसीज आ रही है तो उस कंडीशन में अगर हम केमिकल का यूज कर रहे हैं तो उसको इस ग्रुप में रखा गया है, जैसे कैप्टान हो गया, फरवाम हो गया, जेनेव हो गया। फिर है फ्रूट प्रोटेक्टेंट। फ्लावर के बाद फ्रूटिंग हुई, फ्रूट्स वगैरह लगने चालू हो गए और उस फ्रूट में अगर किसी फंगस का इन्फेक्शन है, उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ये फंजीसाइड्स का यूज़ किए कर रहे हैं। कैप्टान हो गया, मिनेव हो गया, कार्बेंडाजिम हो गया, मैंकोजेब हो गया। फिर है रेडिकेंट्स। रेडिकेंट्स वही है जो ख़त्म करने के लिए अपन कर रहे हैं पूरी तरह, तो उसमें लाइम सल्फर हो गया, ऑर्गेनिक मटेरियल्स हो गया। फिर ट्री बाउंड ड्रेसिंग। अब बहुत सारे ट्री होते हैं, ट्री में हम ट्रेनिंग और प्रूनिंग वगैरह करते रहते हैं। कोई इन्फेक्टेड लीफ है उसको हम काटते हैं, इन्फेक्टेड ट्विंग्स है, डगाल है, उसको हम काटते हैं। तो काटने के बाद क्या होता है, वहाँ पे घाव बन जाता है। तो उस घाव में कुछ फंजीसाइड्स के पेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी रहता है। अगर हम फंजीसाइड का पेस्ट नहीं लगाएंगे, उसकी जो घाव है उसकी ड्रेसिंग नहीं करेंगे, तो जो फंगस है, फंगस वहाँ से एंट्री करेगा और प्लांट में इन्फेक्शन करेगा और आगे जाके फिर प्लांट में इन्फेक्शन करके प्लांट को सुखा देगा। तो ऐसे जो ट्री में जो बाउंड्स हैं, घाव हैं, उनकी ड्रेसिंग के लिए जो फंजीसाइड है वो है बोर्डो पेस्ट और चौबटिया पेस्ट। फिर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं। एंटीबायोटिक्स आप लोगों को मालूम है, एंटीबायोटिक्स का यूज़ जो फंगल जो बैक्टीरियल डिसीज़ है, प्लांट्स में बहुत सारी बैक्टीरियल डिसीज आती हैं, तो उनके कंट्रोल के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, ठीक है, ग्रासियोफल्विन हो गया। तो ये एंटीबायोटिक्स हैं जिनका यूज़ करते हैं। फिर जनरल पर्पज़ के लिए, जनरल पर्पज़ जैसे स्प्रे करते हैं, लिक्विड है तो स्प्रे करेंगे और अगर डस्ट फार्मूलेशन में तो उसकी डस्टिंग करेंगे। तो ये हो गया बेस्ड ऑन जनरल यूज़। फिर है बेस्ड ऑन केमिकल कंपोजिशन। जो फंजीसाइड है उसमें कौन सा केमिकल है, उसके बेस पे हम फंजीसाइड्स को क्लासीफाई करते हैं। तो ये बहुत सारे ग्रुप हैं जो केमिकल के बेस पे हमने क्लासिफाइड किए हुए हैं। तो सबसे पहला जो ग्रुप है वो सल्फर फंजीसाइड का आता है और सबसे पहले इन्वेंशन जो हुई है सल्फर फंजीसाइड की हुई है, इसलिए इसको ग्रुप में पहले रखते हैं, आगे रखते हैं। तो सल्फर फंजीसाइड में भी दो ग्रुप हैं, एक है इनऑर्गेनिक सल्फर फंजीसाइड और दूसरा है ऑर्गेनिक। अब जो इनऑर्गेनिक है उसमें रखते हैं एलिमेंटल सल्फर और लाइम सल्फर को। फिर उसके बाद जो ऑर्गेनिक सल्फर है, इसके अंदर डाइथायोकार्बामेट्स आते हैं। डाइथायोकार्बामेट्स को भी दो ग्रुप में रखा गया है, मोनो एल्केलाई और डाई एल्केलाई। जो मोनो एल्केलाई डाइथायोकार्बामेट्स हैं उसके एग्जांपल हैं जिनेब, मेनेब, मैनकोजेब, बापाम। उसके बाद जो डाई एल्केलाई डाइकार्बामेट्स है उसमें है थायराम,
जेनेव और फॉरवार्म। तो ये क्लासिफिकेशन है ये डाइथायो कार्बामेट्स का। अब पर्टिकुलर ये फंजीसाइड में जाके हम देखेंगे इसके क्या करेक्टर हैं, इसके ट्रेड नेम क्या है, मार्केट में ये कैसे अवेलेबल हैं, किस नाम से अवेलेबल हैं, और ये पर्टिकुलर कौन कौन सी डिसीज़ के लिए कारगर है, उसका मोड ऑफ एप्लीकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। उसके बाद जो इनऑर्गेनिक था उसमें जो एलिमेंटल सल्फर था, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक पे अपने क्लासिफाई किया हुआ था पहले। तो इनऑर्गेनिक में सबसे पहले जो है एलिमेंटल सल्फर है, तो ये डस्ट फॉर्म में आता है तो इसको सल्फर डस्ट बोलते हैं। इसके ट्रेड नेम आप देखिए, ये सल्फर डस्ट के नाम से आता है, और भी ये ट्रेड नेम है। अब ये डिसीज कौन कौन सी कंट्रोल करेगा? सल्फर इज द कॉन्टैक्ट एंड प्रोटेक्टेंट फंजीसाइड। जो सल्फर जो है ये कॉन्टैक्ट फंजीसाइड है। कॉन्टैक्ट फंजीसाइड का मतलब क्या होता है? इसके कॉन्टैक्ट में जो भी फंगस आएगा वो खत्म हो जाएगा। और प्रोटेक्टेंट है, मतलब सीड को अगर प्रोटेक्ट कर रहा है सॉइल बोर्न डिसीज से तो ये प्रोटेक्टेंट हो जाएगा। तो सल्फर क्या है? कॉन्टैक्ट और प्रोटेक्टेंट, ये दोनों प्रकार का फंजीसाइड है। नॉर्मली अप्लाई एज स्प्रे और डस्ट। नॉर्मली इसका स्प्रे और डस्ट के रूप में इसका अप्लाई करते हैं। इट इज़ जनरली यूज टू कंट्रोल पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ फ्रूट्स। पाउडरी मिल्ड्यू ये आप बिल्कुल ध्यान में रख लीजिए, अगर पाउडरी मिल्ड्यू अगर आई हुई है कुकरबिट्स को छोड़ के और वेजिटेबल को छोड़ के, अगर पाउडरी मिल्ड्यू किसी भी क्रॉप में आई है तो हम सल्फर डस्ट का यूज़ करेंगे। बहुत ही कारगर फंजीसाइड है। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि पाउडरी मिल्ड्यू के कंट्रोल के लिए कौन सा इफेक्टिव फंजीसाइड है, तो आप सल्फर फंजीसाइड्स वहाँ पे टिक कर सकते हैं। तो सल्फर फंजीसाइड्स किसके लिए? पाउडरी मिल्ड्यू के लिए। पाउडरी मिल्ड्यू जैसे फ्रूट्स की हो गई, वेजिटेबल की हो गई, फ्लावर की हो गई, कुकरबिट्स और ये टोबैको की हो गई। कुकरबिट्स मैंने इसलिए मना किया हुआ है क्योंकि कुकरबिट्स में हम सल्फर का यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें इंजरी होने लगती है, जलने लगती है, बर्निंग होने लगती है इसके सल्फर के इफेक्ट के कारण। तो जो कुकरबिट्स हैं उसमें सल्फर का यूज़ ना करके एक दूसरा फंजीसाइड आता है कैराथैन, कैराथैन का यूज़ करते हैं जो वेजिटेबल है या कुकरबिट्स में हो गया। दिस इज इफेक्टिव अगेंस्ट एप्पल स्कैब एंड रस्ट फील्ड क्रॉपर। ठीक है, ये जो एप्पल स्कैब है उसमें भी इफेक्टिव है, और जो रस्ट वगैरह जो आती है उसमें भी ये इफेक्टिव है। उसके बाद लाइम सल्फर। लाइम सल्फर जो है इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय बॉइलिंग। ये कॉम्पोजिशन दिया हुआ है कि कैसे इसको प्रिपेयर करते हैं, तो ये इसको प्रिपेयर किया जाता है। और जो लाइम सल्फर है ये भी पाउडरी मिल्ड्यू के लिए बहुत ही कारगर फंजीसाइड है ये। फिर है ऑर्गेनिक सल्फर। अभी हमने देखा था इनऑर्गेनिक, अब देखेंगे ऑर्गेनिक सल्फर। तो ऑर्गेनिक सल्फर में भी मैंने बताया कि दो ग्रुप हैं, मोनो एल्कलाई डाइथायोकार्बोनेट्स और डाई एल्कलाई डाइथायोकार्बोनेट्स। तो पहले मोनो एल्कलाई की बात करेंगे। तो ये मोनो एल्कलाई के जो ट्रेड नेम है जो मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल हैं, ये सारे नाम से अवेलेबल हैं। फिर इसका जो यूज़ करता है, इट इज़ यूज टू प्रोटेक्ट एंड फॉलिएज एंड फ्रूट ऑफ वाइल्ड रेंज ऑफ क्रॉप। मतलब तो बहुत सारी क्रॉप में क्या फॉलिएज और फ्रूट क्रॉप में इसका यूज़ होता है। इसके एग्जांपल है जैसे जिनेब है। जिनेब आप लोग ने सभी सुना होगा, इसके ट्रेड नेम ये दिए हुए हैं। फिर ये जो डिसीज कंट्रोल करता है, कौन कौन सा डिसीज करता है? ये अर्ली और लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। पोटैटो में अगर अर्ली ब्लाइट है, लेट ब्लाइट है, लेट ब्लाइट में तो ज़्यादा कारगर नहीं होता है, लेकिन अर्ली ब्लाइट में ये कारगर होता है काफ़ी। फिर डाउनी मिल्ड्यू हो गया, रस्ट हो गया, फिर ब्लास्ट हो गया राइस का, और फ्रूट रॉट चिली, तो ये सब डिसीज़ हैं जो कंट्रोल करता है ये। फिर मेनेप, मेनेप का ट्रेड नेम ये है। फिर मैनकोजेब। मैनकोजेब ज़्यादा जो मार्केट में है मैनकोजेब ही अवेलेबल है। तो मैनकोजेब क्या होता है? जेनेब और मेनेब ये दोनों का कॉम्बिनेशन रहता है, इसमें जिंक और मैग्नीज। जेनेब का मतलब है जिंक और मेनेब का मतलब है मैग्नीज। तो जिंक और मैग्नीज दोनों का ये कॉम्बिनेशन है जिसको मैनकोजेब बोलते हैं। मार्केट में ये डाइथेन M45 के नाम से आता है, एंडोफिल के M45 के नाम से आता है। और ये जो डिसीज कंट्रोल करता है, देखिए मैनी फंगल डिसीज ऑफ फील्ड क्रॉप, फ्रूट क्रॉप, नट्स, ऑर्नामेंटल, वेजिटेबल, स्पेशली ब्लाइट ऑफ पोटैटो एंड टोमेटो, डाउनी मिल्ड्यू ऑफ वाइन्स, एंथ्रोपनोज ऑफ वेजिटेबल एंड रस्ट ऑफ रस्ट पस्ट्यूल।
जनरली एक जो मोटे तौर पे अगर हम देखें तो जो फोलियर डिसीज है, जितने भी फोलियर डिसीज हैं, अगर पत्तियों में किसी भी प्रकार के स्पॉट दिख रहे हैं, किसी भी प्रकार के स्पॉट मतलब बैक्टीरियल स्पॉट को छोड़ के अगर फंगल स्पॉट आपको दिख रहे हैं तो मैनकोजेब का जनरली यूज किया जाता है। इसकी जो मात्रा है ये 0.2% स्प्रे करते हैं, 2 ग्राम 1 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करना चाहिए इसका। तो ये मैनकोजेब हो गया। उसके बाद ये नावाम नाम से आता है, इसका ट्रेड नेम ये अलग अलग दिए हुए हैं। ये जो नावाम है ये फोलियर एप्लीकेशन अगेंस्ट लीफ स्पॉट पैथोजन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ये भी लीफ स्पॉट जो है फ्रूट्स और वेजिटेबल उसमें यूज होता है। सॉइल एप्लीकेंट वर आल्सो रिपोर्टेड टू हैव सिस्टमिक इन्फेक्शन ऑफ पीथियम, फ्यूजेरियम, फाइटोफिथेरा। अब जो पीथियम है, फ्यूजेरियम हो गया या फाइटोफिथेरा हो गया, ये जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है, तो सॉइल बॉर्न पैथोजन के लिए क्या करेंगे, सॉइल एप्लीकेशन करेंगे। तो नाबाम जो है ये इन सॉइल बॉर्न पैथोजन के लिए भी कारगर है। उसके अलावा ये देखिए, इट इज आल्सो यूज टू कंट्रोल एल्गी इन फील्ड क्रॉप, पैडी क्रॉप। अगर पैडी में आपने देखा होगा, पैडी की जो क्रॉप होती है बिल्कुल फील्ड जो है पानी से लबालब भरा रहता है, और जब पानी भरा रहता है तो उसमें एल्गी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो जो एल्गी है उसके कुछ बेनिफिशियल इफेक्ट तो हैं ही हैं कि ये नाइट्रोजन वगैरह फिक्सेशन करता है, लेकिन कभी कभी क्या बहुत ज़्यादा एल्गी हो जाती है तो उसका कंट्रोल भी करना पड़ता है। तो इसके कंट्रोल के लिए नावाम का यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखिए बापाम है। बापाम इसका ट्रेड नेम ये देखिए, ट्रेड नेम मार्केट में अवेलेबल है जो। बापाम का यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या है, सॉइल फंजीसाइड है। सॉइल फंजीसाइड है, स्पेशली नेमाटोड्स को कंट्रोल के लिए ये काफ़ी है। इस सॉइल में नेमाटोड्स की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, और नेमाटोड्स अगर सॉइल में रहते हैं तो जनरली हर क्रॉप में ये इफ़ेक्ट करते हैं, रूट में नोट्स बना देंगे, डैम्पिंग ऑफ होने लगेगी। तो नेमाटोड्स की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है सॉइल में। तो नेमाटोड्स को ख़त्म करने के लिए बापाम का यूज़ किया जाता है। और बापाम ये क्या होता है, फ्यूम, फ्यूम बनती है इसकी। बापाम का जब हम यूज़ करेंगे तो फ्यूम बनती है, तो सॉइल में अप्लाई करेंगे तो फ्यूम बनेगी, तो इस फ्यूम से क्या होगा, नेमाटोड्स खत्म होगा। तो ये सॉइल फंजीसाइड है और फ्यूम इसकी बनती है। इट इज ऑल्सो रिपोर्टेड टू हैव इंसेक्टिसाइडल एंड हार्बिसाइडल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो बापाम है इसकी इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी भी है कि ये इसकी जो फ्यूम बनेगी तो इंसेक्ट्स वगैरह भी इसमें ख़त्म हो जाएंगे, और कुछ जो वीड्स वगैरह हैं उनको भी ख़त्म कर सकता है ये। इट इज़ इफेक्टिव अगेंस्ट डैम्पिंग ऑफ डिसीज ऑफ पपाया। पपाया में अगर डैम्पिंग ऑफ डिसीज आ रही है तो इसका यूज़ करेंगे। कुछ वेजिटेबल्स हैं या कॉटन में अगर विल्ट आ रही है तो इसका यूज़ करेंगे। इट इज़ ऑल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट नेमाटोड इन्फेक्शन इन सिट्रस। सिट्रस में अगर नेमाटोड का इन्फेक्शन हो रहा है तो बापाम का यूज़ करेंगे। पोटैटो में है, और रूट नॉट और नेमाटोड इन वेजिटेबल। तो मैंने जो बताई थी, वेजिटेबल में जो जनरली जो समस्या आ रही है या आती है, जो जनरली देखी जाती है, वो रूट नॉट नेमाटोड की होती है। कोई भी क्रॉप आप उखाड़ के देखेंगे, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो का प्लांट आप उखाड़ के देखेंगे तो उसकी जड़ें में बहुत सारी गांठें बनी रहेंगी, गांठें गांठें पूरी हो जाती हैं। ये जो गांठें जो हैं वो क्या, नेमाटोड्स के कारण बनती है। तो उसके कंट्रोल के लिए बापाम का यूज़ किया जाता है। अब ये दूसरा ग्रुप था डाई एल्केलाई डाइथायोकार्बोमेट्स। इसमें देखिए जायराम आ रहा है, फरबाम आ रहा है, थायराम आ रहा है। तो जायराम क्या है, इसके ट्रेड नेम देखिए, ये ट्रेड नेम और किस फार्मूलेशन में मार्केट में अवेलेबल है ये दिए हुए हैं। अब देखिए, जायराम इज अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड फॉर यूज्ड एंड फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप अगेंस्ट फंगल पैथोजन इंक्लूडिंग एप्पल स्कैब। तो ये जो जायराम है ये भी वेजिटेबल और जो फ्रूट्स जो क्रॉप है उसमें जो फंगस इन्फेक्शन होगा उसके लिए कारगर है। इट इज़ नॉन फाइटोलैक्सिन एक्सेप्ट टू जिंक सेंसिटिव क्रॉप। ठीक है, ऐसी क्रॉप में इसका यूज़ नहीं करना जो जिंक सेंसिटिव हो। कुछ क्रॉप होती हैं, कुछ प्लांट होते हैं जो जिससे जिंक का ज़्यादा यूज़ करने से जिंक इंजरी हो जाती है और एक प्रकार के उसमें सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। तो ऐसी क्रॉप को हमको समझ लेना कि कौन सी क्रॉप है जो जिंक सेंसिटिव है, तो ऐसी क्रॉप में इसका यूज़ नहीं करना है। इट इज़ हाईली इफेक्टिव अगेंस्ट एंथ्रोकनोज ऑफ बीन। बीन्स में एंथ्रोकनोज जो डिसीज़ आती है, एंथ्रोकनोज डिसीज़ आपने देखी होगी, अगर नहीं देखे हैं तो आप देखिए, स्पॉट है, स्पॉट बनता है, स्पॉट के बीच में ब्लैक कलर के डॉट्स बनते हैं।
ठीक है, तो वो डिसीज के कंट्रोल के लिए क्या जायराम का यूज़ करेंगे। पल्स क्रॉप में एंथ्रेक्नोज की बहुत समस्या होती है। जनरली मूंग उर्द की क्रॉप आप देखेंगे तो उसमें एंथ्रेक्नोज बहुत ज़्यादा आता है, तो उसके कंट्रोल के लिए जायराम का यूज़ कर सकते हैं। टोबैको हो गया, टोमेटो हो गया, और रस्ट है, रस्ट वगैरह में भी इसका यूज़ करेंगे। इसके बाद फरवाम, फरवाम इसके ट्रेड नेम देखिए, फार्मूलेशन भी ये 75% WP में आता है। WP यानी वेटेबल पाउडर। फरवाम इज मेनली यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ foliage अगेंस्ट फंगल पैथोजन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल। ठीक है, फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप में इसका यूज़ करेंगे। स्पेशली जो टेफ्रेना लीफ स्पॉट आपने अगर सुना होगा, टेफ्रीना फंगस का नाम है, टेफ्रीना लीफ स्पॉट, आपने उसका सुना होगा। टर्मरिक, टर्मरिक में टेफ्रीना लीफ स्पॉट आता है, और पीच में भी आता है टेफ्रीना लीफ स्पॉट। तो इसके कंट्रोल के लिए इसका यूज़ किया जाता है फरवाम का। एंथ्रेक्नोज, सिट्रस में जो एंथ्रेक्नोज है, डाउन मिडली ऑफ टबैको है, या एप्पल स्कैब है, इसमें फरवाम का यूज़ किया जाता है। फिर है थायराम। थायराम का ट्रेड नेम आप देखिए, फिर ये 75 WP में आता है। इट इज़ यूज्ड फॉर सीड ट्रीटमेंट बोथ एज ड्राई पाउडर एंड स्लरी। और जो थायराम है, थायराम से आप सभी परिचित होंगे कि जो भी ट्रीटमेंट होता है थायराम से ही किया जाता है। मैक्सिमम सीड ट्रीटमेंट थायराम से ही किया जाता है। तो सीड ट्रीटमेंट के लिए या तो ड्राई पाउडर का यूज़ कर सकते हैं। ड्राई पाउडर यानी जो पाउडर मार्केट में अवेलेबल है, उसको सीड के ऊपर भुरक देते हैं, और जनरली दो थायराम की जो है 2 से 3 ग्राम मात्रा लेते हैं अपन। 2 से 3 ग्राम जो मात्रा है पर केजी सीड के हिसाब से सीड ट्रीटमेंट करते हैं। तो सीड ट्रीटमेंट ऐसा करें कि जो सीड में चारों तरफ से कोटिंग हो जाए इसकी। ठीक है, चारों तरफ से कोटिंग हो जाएगी तो ये कवर हो जाएगा सीड, और ये सीड को प्रोटेक्ट करेगा। और दूसरा जो है स्लरी के रूप में यूज़ कर सकते हैं। स्लरी मतलब कि इसमें पानी मिला देंगे या फिर गुड़ वगैरह है, गुड़ की स्लरी बना देंगे। स्लरी का मतलब है कि चिपचिपा पदार्थ। चिपचिपा इसलिए ताकि ये बीज के चारों तरफ ही चिपक जाए। जब ये बीज के चारों तरफ चिपक जाएगा तो फंजीसाइड भी उससे चिपक जाएगा, और इसको 5 मिनट के लिए थोड़ी छायादार जगह में सुखा लेंगे तो क्या होगा, ये कोटिंग हो जाएगी चारों तरफ इसके, तो सीड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। इट इज़ अ प्रोटेक्टिव फंजीसाइड आल्सो सुटेबल फॉर एप्लीकेशन ऑफ foliage टू कंट्रोल ब्रोटाइटिस स्पीसीज। ठीक है, ब्रोटाइटिस ये फंगस का नाम है, इससे डिसीज आती है। ब्रोटाइटिस से फॉलिएज में जब फ्लावरिंग स्टेज में आता है तो बहुत सारी क्रॉप में ब्रोटाइटिस डिसीज आती है, उसके कंट्रोल के लिए कर सकते हैं। और लेट्यूस की क्रॉप है, ऑर्नामेंटल क्रॉप्स हो गई। फ्रूट हो गया, फ्रूट में रॉट आता है, सॉफ्ट रॉट आता है। वेजिटेबल्स हो गई, रस्ट हो गया, वेंचूरिया हो गया। तो ये सारी फंगस के कंट्रोल के लिए है। इट इज़ आल्सो इफेक्टिव अगेंस्ट सॉइल बॉर्न पैथोजन लाइक पीथियम, राइजोक्यूटेनिया एंड फ्यूजेरियम। ठीक है, जो सॉइल बॉर्न फंगस है, ये सॉइल बॉर्न फंगस के नाम बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि सॉइल बॉर्न फंगस क्या है। तो जनरली 3 है ये, पीथियम, राइजोक्यूटेनिया और फ्यूजेरियम। एक स्क्लोरेशियम भी होता है। तो ये सॉइल बॉर्न फंगस है, इनके नाम बिल्कुल याद होने चाहिए। तो इनके कंट्रोल के लिए थायराम का भी यूज़ किया जाता है। थैंक यू। अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। सर मोड ऑफ एक्शन में जो बताया था एक बार और बता। मोड ऑफ एक्शन में, ठीक ठीक है, जनरली मैं आपको बता दे रहा हूँ, ऐसे बता दे रहा हूँ कि जो मोड ऑफ एक्शन है, जनरली फंजीसाइड का जो यूज किया जाता है या तो प्रोटेक्टेंट किया जाता है या सिस्टमिक फंजीसाइड के रूप में यूज किया जाता है। तो जो प्रोटेक्टेंट जो होते हैं, तो ये प्रोटेक्ट करते हैं, नाम से ही क्लियर होता है। अगर आप किसी भी चीज़ का नाम पढ़ लें और थोड़ा सा उसको समझ लें तो आधी सी चीज़ें क्या नाम से ही क्लियर हो जाती है। प्रोटेक्टेंट यानी प्रोटेक्ट कर रहा है। प्रोटेक्ट किससे करेगा, बाहरी चीज़ से प्रोटेक्ट करेगा। तो जैसे सीड प्रोटेक्टेंट है, तो सीड में अपन सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसकी सोइंग कर रहे हैं, तो ये किससे प्रोटेक्ट करेगा, सॉइल बॉर्न पैथोजन से। सॉइल में जो पैथोजन है, सॉइल बॉर्न पैथोजन के मैंने नाम बताए। सॉइल बॉर्न पैथोजन क्या है, राइडोक्यूटेनिया हो गया, स्क्लोशियम हो गया, पीथियम हो गया, फाइटोप्थेरा हो गया। तो ये सारी जो फंगस के कंट्रोल के लिए अपन करते हैं प्रोटेक्टेंट।
ठीक है। दूसरा होता है सिस्टमिक फंजीसाइड। सिस्टमिक फंजीसाइड क्या है कि अगर सीड में पहले से ही इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसको खत्म करने के लिए होगा, या प्लांट में ऑलरेडी सिस्टम में कोई इन्फेक्शन हो गया तो अपन स्प्रे करेंगे, तो वो सिस्टमिक फंजीसाइड का स्प्रे करेंगे तो प्लांट के सिस्टम से वो डिसीज को कंट्रोल करेगा। तो जनरली मोटे तौर पे दो मोड ऑफ एक्शन होते हैं, एक कॉन्टैक्ट होता है, दूसरा सिस्टमिक होता है। आप कोई भी, जैसे फंजीसाइड है, फंजीसाइड का जो स्प्रे करते हैं तो उसका मूवमेंट क्या होता है, तीन प्रकार से होता है। एक होता है डाउनवर्ड, एक होता है अपवर्ड, और एक एक्रोपिटल, मतलब बेसिपिटल, एक्रोपिटल और एम्फी। एम्फी है ना, ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है। तो ये फंजीसाइड आगे जैसे जैसे ग्रुप में बढ़ेंगे तो सारे फंजीसाइड्स के एग्जाम्पल वगैरह देंगे तो आगे समझ में आ जाएगा। और कुछ, और कोई कुछ पूछ रहा है? चलिए, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। देखिए, फंजीसाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी जो डिसीज है, फंजीसाइड्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। इसलिए आपकी जो भी कंफ्यूजन हो क्लियर कर लीजिए। इसलिए मैंने इसको दो तीन पार्ट में डिवाइड किया हुआ है कि फंजीसाइड्स एक पूरा सब्जेक्ट ही है, तो इसको कवर करना है तो दो तीन पार्ट में कवर करना पड़ेगा, और इसको पूरा सीरियसली आप मतलब कि लीजिए और देखिए इसको। कभी भी आप फील्ड में जाएंगे तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या होता है कि इसका कंट्रोल कैसे करना है। पहला तो आइडेंटिफिकेशन, दूसरा कंट्रोल, कि सबसे पहले डिसीज का आइडेंटिफिकेशन करना है और उसका सुटेबल कंट्रोल मेजर। तो जब तक आप कंट्रोल मेजर कैसे बता पाएंगे, जब तक आपको सुटेबल फंजीसाइड का नाम नहीं मालूम होगा, उसका मोड ऑफ एक्शन नहीं मालूम होगा। तो ये अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए, और जो भी डाउट्स हो आप पूछिए, उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सर अगर सोइल के अंदर कोई फंगस है उसको साफ करने कौन सा फंगीसाइड सबसे अच्छा है खत्म करने के लिए? अब जैसे सॉइल फंजीसाइड मैंने बताया, सॉइल में जो पैथोजन है, सबसे पहले तो पैथोजन आप समझ लेंगे कि अगर विल्ट है, ठीक है, तो विल्ट है तो विल्ट का जो कॉजल ऑर्जिनम है वो क्या है, फ्यूजेरियम है। ठीक है, तो सीधा सा है, टारगेट अपने को फ्यूजेरियम करना है। ठीक है, तो जैसे सॉइल फंजीसाइड मैंने बताया, जब आप हम बताए हैं, या फिर मतलब कि फॉर्मेलिन होता है। सबसे पहले तो आप ये केमिकल के पहले आप क्या करेंगे कि समर डीप फ्लोइंग करेंगे। किसी को भी केमिकल ट्रीटमेंट से पहले उसको मैनेजमेंट की बात बताना है कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। क्या होता है कि ये सॉइल में जो इन्फेक्शन है वो इतना इजीली ख़त्म नहीं होता है। तो जनरली जो मैकेनिकल है, जैसे समर डीप फ्लोइंग हो गया कि समर में आपको डीप फ्लोइंग करवाना है, फिर उसके बाद क्रॉप रोटेशन आपको बताना है कि 2-3 साल का क्रॉप रोटेशन है। तो ये सारी प्रैक्टिस पहले बताना, फिर लास्ट में जाके मतलब कि आपको मतलब केमिकल का बताना। केमिकल के पहले भी आपको जो ट्राइकोडर्मा है, बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट है, ट्राइकोडर्मा का यूज़ बताना है। इस टाइप से आप चलेंगे तब जाके सॉइल में जो इन्फेक्शन वो खत्म होगा। सॉइल का इन्फेक्शन काफ़ी टाइम से मतलब कि खत्म होता है, टाइम टेकिंग होता है, कम से कम आपको 3-4 या 5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए जनरली आप देख लें कि क्रॉप कौन सी है, अगर उस क्रॉप में लग रहा है तो क्रॉप आप चेंज कर दीजिए, दूसरी क्रॉप लीजिए। जैसे मोनोकोट क्रॉप है तो आप मोनोकोट ना लेके डाइकोट ले लीजिए वहाँ पे। ठीक है, जी सर। चलिए, और किसी को कुछ पूछना? सर ये सीड में अगर फंगस है तो वो दूसरे सीड के कॉन्टेक्ट में आने के दूसरे को भी करेगा क्या फंगस? अब वो फंगस के नेचर पे डिपेंड करता है कि फंगस का नेचर कैसा है। अगर वो इंटरनली सीड बॉर्न है, अगर सीड के अंदर है तो वो उसके कांटेक्ट वाले में नहीं करेगा। अगर उसके सरफेस पे अगर फंगस है, कोई सीड है, सीड के सरफेस पे अगर फंगस है, तो अगर सीड आपस में ग्रुप में रखे हुए हैं तो निश्चित तौर पे उसका जो सेकेंडरी इन्फेक्शन है वो हेल्दी सीड में भी जाएगा। उसके स्पोर जो है वो हेल्दी सीड में भी चिपक जाएंगे, और जब ऐसे सीड की हम सोइंग करेंगे तो सीड के साथ साथ फंगस भी जर्मिनेट होगा और वो डिसीज कॉज करेगा। जी सर, थैंक यू सर।